Hello students, welcome back at my channel Eco by KK Sir. Today I will start lesson second. In fact, lesson second had already been started in earlier two videos, part 1 and part 2. ये second lesson है basic concepts of macroeconomics. तो इसमें पहले मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले दो वीडियोस में डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, पॉलिटिकल फ्रंटियर के बारे में एंड फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम एटसेट्रा, इनके बारे में पढ़ा चुका हूं। तो आज उसके कंटिन्यूएशन में ये है डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स आपको पता है, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है उनको पता है फिक्स असेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस में कई साल तक चलते हैं, वो फिक्स असेट्स है। जैसे टूल्स, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, दीज आर फिक्स असेट्स। तो fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear, expected obsolescence and with the passage of time। तो जो फिक्स असेट्स होते हैं तो उनकी वैल्यू में जो कमी आ जाती है, फॉल हो जाती है उनकी वैल्यू, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स इज मेनली ड्यू टू थ्री रीजन। तो जैसे कि डेफिनेशन में भी पता लग रहा है, ये जो डेप्रिसिएशन है मेनली तीन कारण से होता है। एक तो ये लिखा है देखो, नॉर्मल वियर एंड टियर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो नॉर्मल वियर एंड टियर मीन चीज को, जो फिक्स असेट्स है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो यूज करते करते उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसको टाइम टू टाइम रिपेयर करवाना पड़ता है, ऑयलिंग, उसकी सर्विसेज करवानी पड़ती है, तो उसमें एक्सपेंडिचर लगता है, तो वो डेप्रिसिएशन होगी। सेकेंड, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ भी। तो जैसे आपके घर में अगर न्यू टीवी है, वो पड़ा रहे, उसको यूज नहीं कर रहे, तो फिर भी टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। थर्ड रीजन है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जैसे आपके पास पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन था, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कलर मोबाइल फोन आ गए, तो आपने कलर ले लिया, पुरानी तरह के मोबाइल फोन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके बाद अब स्मार्टफोन आ गए, उसमें भी टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो इन सारे कारणों से डेप्रिसिएशन होता है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। द डेप्रिसिएशन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। डेप्रिसिएशन का हम यूज करते हैं ग्रॉस और नेट में डिफरेंस करने के लिए। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। तो जो ग्रॉस है, जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इट मींस नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द डेप्रिसिएशन एज फार एज ग्रॉस इज कंसर्न। जब हम नेट की बात करें तो नेट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है, और नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू आ जाती है। तो ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, एंड नेट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो जैसे मैं ये बताता हूं कि हमने नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वी आर गिवन ग्रॉस वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ग्रॉस में से जितनी भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन होगी अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल के हिसाब से, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे तो वो नेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें ग्रॉस कैलकुलेट करना है और हमें नेट गिवन है, नेट में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, तो नेट में हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ग्रॉस आ जाएगा। Now the difference between depreciation and capital loss. Depreciation different है और capital loss different। Depreciation में तो किसी फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। धीरे धीरे किसी कमोडिटी की वैल्यू में लॉस होता है किसी फिक्स असेट्स की, तो वो डेप्रिसिएशन है। लेकिन कैपिटल लॉस जो है वो एकदम से हो जाता है। जैसे कोई आपने मशीन न्यू ला के रखी, लेकिन क्या उसको आपने यूज भी नहीं किया, क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फ्लड आ गई, उसमें डिस्ट्रॉय हो गई, अर्थक्वेक के कारण डिस्ट्रॉय हो गई, या थेफ्ट हो गई,
या उसको आग लग गई, तो इसको कैपिटल लॉस बोलेंगे। ठीक है, तो पहले डेप्रिसिएशन, उसका मीनिंग, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। और कैपिटल लॉस क्या होता है? इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस। अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस मतलब कि उसके बारे में आप पहले से गेस नहीं कर सकते, वो एकदम से हो जाते हैं। और यहां पर लिखा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब ये पहले से ही ऑब्सोलेंस एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए बोला है अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस। नेचुरल कैलेमिटीज जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, तो ये कैपिटल लॉस है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ लॉस। अब जो डेप्रिसिएशन है इसके बारे में तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन होगा एक साल में, तो आप पहले से उसके लिए प्रोविजन करते हो, उसके लिए फंड का अरेंजमेंट करके रख सकते हो। ठीक है, लेकिन कैपिटल लॉस के लिए नो सच प्रोविजन कैन बी मेड। इसके लिए आप इस तरह का पहले से प्रोविजन बना के नहीं रखते। ठीक है, और प्रोडक्शन प्रोसेस, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट halt, प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकती। ठीक है, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन अगर कैपिटल लॉस की बात करें, जैसे मशीन चोरी हो गई, आग लग गई, तो एकदम आपको प्रोडक्शन जो है वो क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन डेप्रिसिएशन की प्रोसेस में प्रोडक्शन विल कीप ऑन गोइंग। चल, नाउ द कंसेप्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडीज क्या होती है। ठीक है, देखो यहां पर मैं बता दूं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में डिटेल में जो है हम बजट के लेसन में हम पढ़ेंगे, लेसन नंबर 10 आता है बजट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्स। Direct taxes are those taxes whose burden cannot be shifted on others. डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनके बर्डन को किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर वो टैक्स लगाया है उसको खुद वो टैक्स पे करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। जिसके बर्डन को हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया। जैसे जीएसटी हो गया। अब गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया तो प्रोड्यूसर के ऊपर, जो उस चीज को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन शॉपकीपर पे लगाया, तो लेकिन शॉपकीपर या प्रोड्यूसर क्या करता है, वो कमोडिटी के प्राइस में मिला के कंज्यूमर को सेल कर देता है, वो कंज्यूमर के सर उसका बर्डन डाल देता है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन फाइनल कंज्यूमर के सर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहां हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, किसी चीज के प्रोडक्शन पे लगाती है और उसके सेल पे लगाती है। उसके जैसे शॉपकीपर पे टैक्स लगाया चीज के सेल करने पे, प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाया प्रोडक्शन करने पे गुड्स एंड सर्विसेज को। फॉर एग्जांपल जीएसटी इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का क्या इफेक्ट पड़ता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से क्या होता है, किसी कमोडिटी का मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मार्केट में उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कमोडिटी मार्केट में अगर मान लो 100 रुपीज की है, अब 100 रुपीज की है वो चीज, अदरवाइज मार्केट में 100 रुपीज की हमें मिलती, इसमें सारा प्रॉफिट वगैरह प्रोड्यूसर का सब कुछ इंक्लूड है, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर 10% टैक्सेस लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो 10% टैक्स लगा के अब वो मार्केट में हमें 110 रुपीज की मिलेगी। ठीक है, तो टैक्सेस लगाने का क्या इफेक्ट पड़ा, टैक्सेस इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी का मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। अब सब्सिडीज इज जस्ट अपोजिट ऑफ टैक्सेस, इसकी अपोजिट है। सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक हेल्प, इकोनॉमिक ग्रांट और यू कैन से इकोनॉमिक असिस्टेंस given by the government to the firms and household with the motive of general welfare।
अब सब्सिडी जो है इकोनॉमिक ग्रांट है जो कि गवर्नमेंट देती है, या तो फर्म्स को देती है या हाउस होल्ड सेक्टर को देती है वेलफेयर के पर्पज से। गवर्नमेंट को लगता है कि कोई चीज मार्केट में महंगी बिक रही है, ठीक है, वो जनरल पब्लिक के यूज की चीज है और मार्केट में उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर हमें सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी देने से उस कमोडिटी का मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उसको सब्सिडी, जैसे गैस सिलेंडर है उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, तो उसको देने से क्या होता है, उसका मार्केट प्राइस कम हो जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दे रही है, ठीक है, तो जीरो बिल आता है अप टू 200 यूनिट्स तक, तो वो सब्सिडी है। तो जो प्रोड्यूसर है उसको तो पूरे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको पैसे जो है वो गवर्नमेंट दे देती है, तो सब्सिडी देने से मार्केट में उस कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस हो जाता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। जैसे ये एग्जांपल है, अब 10 रुपीज उस चीज का मार्केट प्राइस है 110, ठीक है, 110 रुपए में गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर मान लो कि 5 रुपीज की सब्सिडी दे देती है, 5% सब्सिडी दे दी। अब वो कमोडिटी मार्केट में 105 रुपीज की मिलेगी, तो सब्सिडी देने से किसी कमोडिटी का मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो सब्सिडी रिड्यूसेस द मार्केट प्राइस। अब आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पता लग गया, सब्सिडीज के बारे में पता लग गया। अब आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसके आगे हमने नेट वर्ड और ऐड कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस द डिफरेंस, किस चीज का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बीच का डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, एनआईटी शॉर्ट में बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम माइनस कर देंगे सब्सिडीज, तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। नाउ फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। तो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। दिस कॉस्ट इज पेड बाय द प्रोड्यूसर फॉर हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फॉर परचेजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर कॉस्ट वो है जो कॉस्ट प्रोड्यूसर पे करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने के लिए, किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे वो लैंड को रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, रॉ मटेरियल पे खर्चा करता है, ये फैक्टर कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट किस चीज को बनाने का खर्चा है, बनाने का एक्सपेंडिचर है, वो फैक्टर कॉस्ट है। अब आती है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज दैट प्राइस एट विच द कमोडिटी इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। जिस प्राइस पे चीज मार्केट में बिक रही है वो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस इज पेड बाय द फाइनल यूजर, बाय द कंज्यूमर। और जैसे हमने कोई चीज परचेज करनी है तो हम उस चीज को परचेज करते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो वो मार्केट प्राइस है। उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। ये इनमें मेन डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में। जो फैक्टर कॉस्ट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन फैक्टर कॉस्ट, इट इज ओनली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। एंड मार्केट प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएंगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगी। तो जैसे किसी चीज को बनाने का खर्चा है 100 रुपीज, अब वो बाजार में बिक रही है 110 रुपीज की, ठीक है, तो ये 10 रुपए जो है उस चीज को बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके कारण उस चीज का प्राइस 10 रुपीज इंक्रीज हो गया, तो मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब ये देखो, टैक्स द कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस करने के लिए फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो जैसे मैं इसको और क्लियर करता हूं, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो जैसे मैंने बताया कि फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी एंड मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द कमोडिटी इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। अब इन दोनों में फैक्टर कॉस्ट को क्या करना पड़ता है हमें न्यूमेरिकल करते टाइम,
फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट दी है तो उसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मार्केट प्राइस दी है तो उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट में बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। अगर कोई कमोडिटी हमें फैक्टर कॉस्ट पे दी है तो इसका मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। और मार्केट प्राइस पे अगर कोई कमोडिटी दी है तो इट मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन इट, इसमें है। ठीक है, अब हमें डिफरेंस करना है। मान लो कि हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है एंड वी आर गिवन फैक्टर कॉस्ट। क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर देंगे, जितनी भी उसकी वैल्यू गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और हमें दिया मार्केट प्राइस, क्या करेंगे, अब मार्केट प्राइस में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट फैक्टर कॉस्ट अब्रॉड। यस, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में इसको NFIA बोलेंगे। NFIA is the difference between factor income received from abroad and factor income paid to abroad। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कुछ इनकम हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है फॉरेन कंट्री से कमाते हैं, अर्न करते हैं, और इसी तरह से फॉरेन कंट्रीज के कुछ जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है वो इंडिया में आके काम करते हैं तो उनको हम इनकम पे करते हैं। तो जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो आपने देखा होगा कि आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स जो है अब्रॉड सेटल्ड है, उनके पापा बाहर गए हुए हैं। तो उनके पापा बाहर गए हैं लेकिन उनकी फैमिली यहाँ पर है, तो वो इनकम फॉरेन कंट्री से अपनी फैमिली को यहाँ पर इनकम भेजते हैं। इसी तरह ये तो इनकम फ्रॉम वर्क हो गई। इसी तरह हमारी कंट्री की कुछ जो कंपनीज हैं, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाके अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज करती हैं तो वो इनकम इंडिया में लाती हैं। तो वो इनकम हो गई फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमने अर्न करी। इसी तरह से हमारी कंट्री में भी कुछ फॉरेनर्स आके रह रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो काम यहाँ पर करते हैं, वो अपनी फैमिली को इनकम वहां पर सेंड कर देते हैं, अपनी कंट्री में भेज देते हैं। तो वो इनकम हो गई जो कि हमने फॉरेन कंट्रीज को पे करी। जो पे करी उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो NFIA इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए पहले आता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम हमने बाहर की कंट्री से रिसीव करी, इट इज द इनकम विच इज अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी। एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इट इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्रीज फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन आवर कंट्री। मतलब हमारी कंट्री के अंदर आके वो फैक्टर सर्विसेज कर रहे हैं तो उनके लिए हमने उनको इनकम पे करी। तो NFIA इन दोनों इनकम के बीच का डिफरेंस होगा। NFIA कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू। Now the concept of NFIA is very important to distinguish between domestic income and national income। ठीक है, तो एक तो नेशनल इनकम होगी। National income is the income which is earned by normal residents of our country inside the domestic territory and outside the domestic territory। National income वो इनकम होती है जिसमें NFIA इंक्लूड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होता है। और डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी हमारी कंट्री के अंदर अंदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनकम अर्न करी वो डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम में NFIA इंक्लूड नहीं होता और नेशनल इनकम में NFIA इंक्लूड होता है।
तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है NFI है। NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम, ठीक है, और वी आर गिवन डोमेस्टिक इनकम, क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में तो NFI नहीं है, डोमेस्टिक इनकम में NFI ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम हो जाएगी। और अगर हमने निकालनी है डोमेस्टिक इनकम तो हमें नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम में से माइनस कर देंगे NFI तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। ठीक है, आगे वो कंसेप्ट आएंगे ना, जैसे NNP, FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इस तरह से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इन दोनों में नेट नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है, तो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस करने के लिए हमें इस तरह के ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी NFI की। नाउ दिस NFI कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। तो आपने ये समझना है कि NFI पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और कब, किस सिचुएशन में। NFI हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास NFI आ जाता है। ठीक है, अब NFI पॉजिटिव कब होगा? when factor income from abroad is greater than factor income paid to abroad। जैसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने बाहर की कंट्री से 100 रुपीज अर्न किए, ठीक है, इनसे हमने 100 रुपीज अर्न किए फ्रॉम अब्रॉड, और बाहर की कंट्रीज को हमने 80 रुपीज पे किए, तो फैक्टर NFI हमारा पॉजिटिव में आएगा, +10 +20 आएगा। ठीक है, तो NFI is positive। NFI can be positive when factor income earned from abroad is greater than factor income paid to abroad। ठीक है, now NFI can be negative। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा नेगेटिव कब होगा? हमने फॉरेन कंट्री से 80 रुपीज अर्न किए, उन्होंने हमसे 100 रुपीज अर्न कर लिए, तो 80 में से 100 माइनस करेंगे तो NFI is नेगेटिव, -20 आ गया। NFI कैन बी जीरो, NFI जीरो भी हो सकता है, हमने भी 100 रुपीज अर्न किए, उन्होंने भी हमसे 100 रुपीज अर्न कर लिए। ठीक है, तो when factor income received from abroad and factor income paid to abroad is same, in that case NFI can be zero। Now there are 3 components of NFI। NFI के 3 components होते हैं। फर्स्ट है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसको समझना आपने, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, इसमें भी वर्ड नेट लगा हुआ है, नेट नेट नेट। नेट मतलब डिफरेंस है, इट इज द इनकम फ्रॉम वर्क। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो वर्कर्स हैं, काम करते हैं, तो अपने काम के बदले में उनको जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलेंगे। ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में। तो हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज गए हुए हैं काम करने के लिए, इनकम अर्न करते हैं वहां पर, तो इनकम फ्रॉम वर्क हो गया जो कि हमने फॉरेन कंट्री से रिसीव करी। इसी तरह से फॉरेन कंट्री के भी नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया में आके काम कर रहे हैं और हम उनको इनकम पे कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री ले जाते हैं इनकम, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव फॉर वर्क from our normal residents from rest of the world and same kind of income paid to normal residents of the rest of the world। सेकेंड आता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारी कंट्री के जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनीज हो गई, तो बाहर की कंट्रीज के अंदर उन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर रखे हैं, उनकी बाहर की कंट्रीज में प्रॉपर्टी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई काम करते हैं हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स उनकी, तो वो बाहर की कंट्री से इनकम रिसीव करते हैं। और सेम इसी तरह से फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके काम कर रही हैं, वो इनकम यहां से अर्न करके अपनी कंट्री ले जाती हैं, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। एक और आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब ये प्रॉफिट का पार्ट है जिसको कि कंपनी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ठीक है,
जो प्रॉफिट कंपनीज अर्न करती हैं उस प्रॉफिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। एक तो पार्ट होता है डिविडेंड। डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट को विच द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, उसको डिविडेंड बोलेंगे। और एक पार्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स देना पड़ता है। और एक पार्ट जो है वो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग होती है। रिटेन मतलब कि कंपनी ने उसको अपने पास रख लिया, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो हमारे देश की कंपनी जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाके अपना कुछ इंडस्ट्री वगैरह चला रखी हैं, लगा रखी हैं, तो उसका जो प्रॉफिट अर्न करती हैं उस प्रॉफिट का एक हिस्सा वो कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए अपने पास रिटेन कर लेती हैं। इन द सेम वे फॉरेन कंट्रीज की कंपनी जो हमारे इंडिया में काम कर रही है वो भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उसको रिटेन कर लेती हैं। तो नेट रिटेन्ड अर्निंग इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो ये NFIA के 3 पार्ट्स होते हैं। तो विद दिस चैप्टर नंबर 2 हैज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट वीडियो I will start 3rd chapter. Okay.